नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कांकर्स चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं किरण मिश्रा। दोस्तों, मैं यूपी पुलिस एग्जाम के लिए जीएस का एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हूं। यह हमारी सुपर फास्ट रिवीजन की सीरीज है। इसमें हम कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व कराते हैं। इसका उद्देश्य है कि आप अधिक से अधिक प्रश्न पढ़ पाएं, रिवीजन कर पाएं, जिससे परीक्षा में होने वाली गलतियां न्यून हो जाए। जो कि प्री परीक्षा में सामने आंसर होता है, इसलिए रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए आज के प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने हमारी पहले की सीरीज नहीं देखी है तो उसे अवश्य देख लीजिए। जी, हमने सामान्य हिंदी का भी फास्ट रिवीजन कराया है। आप उसकी प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इन वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए आज के प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखक है? आपको बताना है कि कौन तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखक है। ऑप्शन ए है कंबन, ऑप्शन बी है नन्नय, ऑप्शन सी है कुट्टन और ऑप्शन डी है टिक्कण। इसमें जो है तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखक कौन है, आपको ये बताना है। तो देखिए, आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा, ठीक है ना, ताकि इससे आपका भी मूल्यांकन हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं, रामावतारम के लेखक हैं। ऑप्शन ए है कंबन, ठीक है ना। कंबन जो है तमिल रामायण या रामावतारम के लेखक हैं। देखिए, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कंबन द्वारा रचित कंब रामायण, क्या कंब रामायणम या रामावतारम तमिल भाषा में है, ठीक है ना। कंबन द्वारा रचित कंब रामायणम या रामावतारम तमिल भाषा में है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए सही है। दूसरा प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? आपको बताना है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी है। ऑप्शन ए है कृष्णा, ऑप्शन बी है कावेरी, ऑप्शन सी है गोदावरी और ऑप्शन डी है महानदी। तो बताइए, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो देखिए, इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी नदी, ठीक है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी नदी है, सी ऑप्शन सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, लगभग 1465 किलोमीटर, क्या है, लगभग 1465 किलोमीटर लंबाई के साथ गोदावरी नदी जो है भारत की दूसरी गंगा के बाद, मतलब सबसे बड़ी गंगा है। गंगा कितनी है? 25 किलोमीटर गंगा है। उसके बाद जो है 1465 किलोमीटर लंबाई के साथ गोदावरी नदी भारत की दूसरी नदी है, सबसे बड़ी है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना। गोदावरी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यह त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र, इसको ध्यान दीजिएगा, कहां से निकलती है ये जरूरी है। यह त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के निकट से उद्गमित होकर प्रवाहित होती है, ठीक है ना, और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई? गोदावरी। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। ऑप्शन ए है अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी है सी रंगराजन, ऑप्शन सी है बीवी रेड्डी और ऑप्शन डी है बिमल जालान। तो बताइए, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे सी रंगराजन, बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना, बी ऑप्शन सही है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 280 में, किसमें? संविधान के अनुच्छेद 280 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति द्वारा डॉक्टर सी रंगराजन, ठीक है, सी रंगराजन की अध्यक्षता में 12वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। आप बताइए, अगर ये प्रश्न पूछे कि वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? अनुच्छेद 280 के तहत, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का चौथा प्रश्न है, हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है, जिसे कहते हैं, हल्दी जो है वो भूमिगत तने का उदाहरण है, जिसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है ट्यूबर, ऑप्शन बी है राइजोम, ऑप्शन सी है बल्ब, ऑप्शन डी है कार्म। तो इसमें जो है हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है, जो उसे कहते क्या है? तो देखिए, हल्दी को क्या कहते हैं? राइजोम कहा जाता है, ठीक है ना। राइजोम हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है, उसे राइजोम कहते हैं, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, वनस्पत विज्ञान में प्रकंद या राइजोम क्या है? वनस्पत विज्ञान में प्रकंद या राइजोम से तात्पर्य अंतःभूमिक पौधे के तने से है, ठीक है ना।
वनस्पति विज्ञान में प्रकंद या राइजोम से तात्पर्य जो है वो अंतःभूमि पौधे के तने से है, जो सामान्यतः भूमि के अंदर पाया जाता है। ठीक है ना। यह प्रायः अपनी जड़ों और गांठों द्वारा भूमि से बाहर निकलता है। क्या है? यह अपनी जड़ों और गांठों द्वारा भूमि के बाहर निकलता है, भूमि से बाहर। अदरक, हल्दी इत्यादि प्रकंद के उदाहरण है। क्या क्या है? अदरक और हल्दी, ये क्या है? प्रकंद या राइजोम के उदाहरण है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? पांचवा प्रश्न है आपको, भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? तो ऑप्शन ए है 1/3 एटमॉस्फेरिक से कम पे, ऑप्शन 2 है 1.25 एटमॉस्फेयर पे, ऑप्शन सी है 5 एटमॉस्फेयर पे और ऑप्शन डी है 15 एटमॉस्फेयर पे। तो आपको बताना है कि भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पे रहता है। तो देखिए वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/3 एटमॉस्फेयर से कम पे रहता है। ठीक है ना। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऑप्शन ए सही है। देखिए भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल जो होता है, क्या है? भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल 0 अथवा 1/3 एटमॉस्फेयर से कम के तनाव पर स्थित होता है। केशिका जल 1/3 से 31 एटमॉस्फेयर तनाव के बीच पाया जाता है। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा पांचवा प्रश्न। आइए छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रश्न फिर से पढ़िए। देखिए प्रश्न पढ़ते समय ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रश्न गलत होते ही आंसर गलत हो जाएगा। प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है। तो ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है विधि मंत्री। तो आप जल्दी से अपने आंसर कमेंट करिए। देखिए सर्वोच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? वो राष्ट्रपति करते हैं। सी ऑप्शन सही है। ठीक है ना। सी ऑप्शन सही है। देखिए अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 126 के अनुसार क्या है? अनुच्छेद 126 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के, ये ध्यान रखिएगा, किसके अनुसार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है सर्वोच्च न्यायालय में? तो अनुच्छेद 126 है। ठीक है ना, इसे याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 126 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है। ऐसा तब किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। ठीक है ना। ऐसा तब किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। ठीक है ना। चलिए सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? ऑप्शन ए है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है पोटेशियम क्लोराइड और ऑप्शन डी है मैग्नीशियम सिट्रेट। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा लवण है जो सागर में सर्वाधिक पाया जाता है। तो देखिए इसमें हो जाएगा, आप बताइए, इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। सोडियम क्लोराइड सागर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है ना। तो सागर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो लवण है वो कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहा जाता है। क्या है? NaCl को साधारण नमक कहा जाता है। समुद्री जल या सागर में इसकी मात्रा कुल घुलनशील ठोस का लगभग 75% होती है। कितनी होती है? 75%। बताइए समुद्री जल में NaCl कितना होता है? 75% तक होता है। समुद्री जल के वाष्पीकरण से नमक को उत्पादित किया जाता है। ठीक है। समुद्री जल के वाष्पीकरण द्वारा नमक को उत्पादित कर दिया जाता है, जो कि मानव भोजन का एक आवश्यक अंग है। ठीक है। चलिए आठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान का 52वां संशोधन अधिनियम संबंधित है, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है किससे? ऑप्शन ए है दल बदल से, ऑप्शन बी है आरक्षण से, ऑप्शन सी है निर्वाचन से और ऑप्शन डी है अल्पसंख्यकों के संरक्षण से। तो संविधान का जो 52वां संशोधन है आपको पता होगा किससे संबंधित है? यह है दल बदल से संबंधित। ये ऑप्शन सही है। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। देखिए संविधान के 52वें संशोधन
संविधान के 52वें संशोधन 1985 के माध्यम से निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक लगाई गई है। ठीक है ना। संविधान के जो 52वां संशोधन है उसके द्वारा निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक लगाई गई है। इसमें 91वें संशोधन अधिनियम 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा परिवर्तन भी किया गया है। ठीक है ना। तो संविधान का जो 52वां संशोधन 1985 है उसके माध्यम से निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक लगाई गई है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का नवा प्रश्न है, बालकस झील निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थित है। आपको बताना है कि बालकस झील किस देश में स्थित है। ऑप्शन ए है किर्गिजिस्तान, ऑप्शन बी है तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन सी है कजाकिस्तान और ऑप्शन डी है रूस। तो बालकस झील कहाँ स्थित है। बालकस झील स्थित है कजाकिस्तान में। सी ऑप्शन सही है। ठीक है, बालकस झील कजाकिस्तान में स्थित है, तो सी सही है। देखिए बालकस झील कजाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतया बनती हैं। आपको बताना है लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं। ऑप्शन ए है गुर्दे में, ऑप्शन बी है अस्थि मज्जा में, ऑप्शन सी है यकृत में और ऑप्शन डी है हृदय में। तो लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं अस्थि मज्जा में। बी ऑप्शन सही है। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। बी ऑप्शन सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए लाल रक्त कणिकाएं श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर सारे शरीर में पहुंचाने का काम करती हैं। क्या करती हैं। लाल रक्त कणिकाएं श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर सारे शरीर में पहुंचाने का कार्य करती हैं। लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा बोन मैरो में विकसित होती हैं। ठीक है, तथा मनुष्य के शरीर में लगभग 120 दिनों तक प्रसारित होती हैं। कितने दिनों तक जीवन काल होता है इनका। 120 दिनों तक। उसके बाद जो है ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिनों तक होता है। ठीक है, उसके बाद ये तिल्ली या प्लीहा या स्प्लीन जिसे कहते हैं, इसमें पुरानी रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है। जो तिल्ली होती है या प्लीहा में जो पुरानी रक्त कणिकाएं होती हैं वो 120 दिनों के बाद वो समाप्त हो जाती हैं। ठीक है ना। चलिए 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, लेकिन उसके पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट हो तो वो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों अगर आप इन प्रश्नों की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पे इन सारे प्रश्नों की पीडीएफ उपलब्ध है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आपने हमारे इसकी पहले की वीडियो नहीं देखी है, जैसे कि हिंदी का भी हम सुपरफास्ट रिवीजन कराते हैं यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए और जीएस का भी कराते हैं, तो अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाके आप वो सारी वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां से देख लीजिए। इस सारी वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है जिनके यूपी पुलिस री एग्जाम में आने की संभावना 100% है, वह आपके लिए बहुत उपयोगी है। आप उन वीडियो को देख लीजिए, ठीक है ना, आपके लिए फायदेमंद होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। ऑप्शन 11 प्रश्न 11 है, निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो आपको बताना है किसका लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से ऊपर है, तो ये हो जाएगा झारखंड। बी ऑप्शन सही है। ठीक है ना, बी ऑप्शन सही है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार, किसके अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। ठीक है ना, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। विकल्प में दिए गए राज्यों में झारखंड का लिंगानुपात 949 राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ठीक है ना, जबकि अन्य राज्यों जैसे अब देखिए झारखंड का 949 है, गुजरात का 919 है, महाराष्ट्र का 929 है और मध्य प्रदेश का 931 है। ठीक है ना, तो झारखंड सबसे ज्यादा लिंगानुपात है, राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। ठीक है, 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 12वां प्रश्न है, एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है। एजेंडा 21 के बारे में बताना है। ऑप्शन ए है सतत विकास, ऑप्शन बी है परमाणु निशस्त्रीकरण, ऑप्शन सी है पेटेंट संरक्षण और ऑप्शन डी है कृषि संबंधी परिदान। तो देखिए एजेंडा 21 किससे संबंधित है, ऑप्शन ए है सतत विकास से संबंधित है। ठीक है ना, एजेंडा 21 सतत विकास से संबंधित है, ये ऑप्शन सही है। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
देखिए एजेंडा 21 सतत विकास के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की एक गैर बाध्यकारी, ठीक है ना, स्वेच्छा से लागू की जाने वाली कार्य योजना है। ठीक है, एजेंडा 21 सतत विकास के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की एक गैर बाध्यकारी स्वेच्छा से लागू की जाने वाली कार्य योजना है। ठीक है ना, तो सतत विकास से संबंधित है एजेंडा 21। 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? आपको ये बताना है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ऑप्शन बी है लॉर्ड एलिनबरो ने, ऑप्शन सी है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने और ऑप्शन डी है सर जॉन शोर ने। तो किसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? जल्दी से आप कमेंट करके आंसर बताइए। देखिए बी ऑप्शन सही है, लॉर्ड एलिनबरो ने। ठीक है, लॉर्ड एलिनबरो ने दास प्रथा समाप्त किया था। अब देखिए 1843 के एक्ट 5 क्या 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलिनबरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसका कार्यकाल जो है, एलिनबरो का कार्यकाल 1842 से 44 ईस्वी तक था। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मिलान करने को आता है। तो 1843 के एक्ट 5 के द्वारा लॉर्ड एलिनबरो ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया। ठीक है, 15वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? ये बताना आपको, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन दो ब्राजील, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इसमें कौन सा देश है जो भारत से बड़ा नहीं है? देखिए ऑब्वियसली फ्रांस होगा, डी ऑप्शन सही है। ठीक है ना, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां सबसे बड़ा देश है। कितना बड़ा देश? सातवां सबसे बड़ा देश है विश्व में। ठीक है ना, इस संदर्भ में भारत से बड़े 6 देश, इनको याद रखिएगा, ये कभी कभी सीरियल लगाने को आ जाता है। रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया। क्या? रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इतने देश ये भारत से बड़े हैं। कौन कौन? रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ये भारत से बड़े हैं। अतः जो है फ्रांस भारत से बड़ा नहीं है, तो हो जाएगा उसमें फ्रांस भारत से नहीं बड़ा। ठीक है ना, 15वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 15वां प्रश्न है, अब्दुल रज्जाक विजयनगर कब आया था? ठीक है ना, आपको बताना है ये अब्दुल रज्जाक फारसी यात्री था, ये विजयनगर कब आया था? ठीक है, ऑप्शन ए है देवराय प्रथम के काल में, ऑप्शन बी है देवराय द्वितीय के काल में, ऑप्शन सी है कृष्ण देवराय के काल में और ऑप्शन डी है वीर विजय के राज्यकाल में। तो कब आया था अब्दुल रज्जाक? ये आया था, बी ऑप्शन सही है, देवराय द्वितीय के राज्यकाल में। ठीक है ना, तो देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक क्या है? फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय के कार्यकाल क्या था? 1422 से 46 के शासन काल में विजयनगर आया था। ठीक है ना, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक जो है ये विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय के कार्यकाल में 1422 से 46 के बीच में विजयनगर आया था। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन सही है। 16वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है? आपको बताना है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, कई बार हमारी भी वीडियो में ये पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है? आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है होन्नावर, ऑप्शन बी है कोरिंगा, ऑप्शन सी है कुंडापुर और ऑप्शन डी है मालपे। इसमें कौन सा है जो गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है? तो देखिए ये होगा ऑप्शन बी कोरिंगा। कोरिंगा जो है ये गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, देखिए कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र, कौन सा? कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है। यह आंध्र प्रदेश में काकीनाडा के समीप स्थित है। ठीक है, तो कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र कहाँ है? गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है। यह आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के समीप है। यह भारत के पश्चिम बंगाल के क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, यह भारत के पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। ठीक है ना, यह भारत में पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है, याद रखिएगा। ठीक है ना,
चलिए 17वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस क्या कहलाती है? ठीक है, आपको बताना है कि अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी है मीथेन। तो अधूरे प्रज्वलन के कारण जो गैस निकलती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, आप भी कमेंट करके जल्दी से बताइए, सी ऑप्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मोटर कार तथा सिगरेट के अधूरे प्रज्वलन के कारण जो निकलने वाली गैस होती है, मोटर कार और सिगरेट के अधूरे प्रज्वलन के कारण जो निकलने वाली रंगहीन गैस जो होती है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है ना। यह जो है रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके, ये क्या करती है, रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके एक अस्थायी यौगिक बना लेती है, जिससे हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को ऊतकों तक नहीं पहुंचा पाता। यह मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक। जानते हैं जब ये होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया कर लेती है, जिससे जो है उसके रक्त परिवहन की क्षमता कम हो जाती है और व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है, अंततः मृत्यु हो जाती है। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को जो है दम घोटू गैस भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना है कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है नोएडा सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, ऑप्शन बी है सीतापुर प्लाईवुड उद्योग, ऑप्शन सी है गोरखपुर खेलकूद के सामान और ऑप्शन डी है वाराणसी रेशम उद्योग। अब बताइए इसमें कौन सा सही नहीं है? तो देखिए नोएडा जो है सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी सही है, सीतापुर प्लाईवुड उद्योग सही है, गोरखपुर खेलकूद के सामान नहीं है, सी ऑप्शन गलत है। ठीक है, जबकि वाराणसी जो है ये रेशम उद्योग के लिए है। ठीक है ना। तो डी ऑप्शन सही है। चलिए अगले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए खेल कूद के सामान क्या है? खेल कूद के सामान बनाने का उद्योग गोरखपुर से नहीं बल्कि मेरठ से संबंधित है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई? आपको बताना है कि किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है स्पेन और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो आपको बताना है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। तो देखिए गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ए ऑप्शन सही है, यूएसए में हुई थी। याद रखिएगा गदर पार्टी की स्थापना यूएसए में हुई थी। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? ये था उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मुख्य देश। कौन सा था मुख्य देश? संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को नगर। कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को नगर था। ठीक है ना। तो यहीं पर गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। आइए 20वें और आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 20वां प्रश्न है, श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं क्योंकि? श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं क्योंकि? ऑप्शन ए वे पूर्ण प्रकाश अवशोषित कर लेते हैं, ऑप्शन बी वे प्रकाश अभिच्छेदन रोकते हैं, ऑप्शन सी वे सूर्य के प्रकाश को पूर्णतया ठंडा करते हैं और ऑप्शन डी वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए जो श्वेत प्रकाश होते हैं वे काले वस्त्रों की अपेक्षा इसलिए होते हैं, जैसे काले वस्त्र जो है सूर्य के प्रकाश को पूर्णतया अवशोषित कर लेते हैं, जबकि सफेद वस्त्र जो होते हैं वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। तो डी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये थे। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए प्रकृति के विभिन्न रंगों में अलग अलग विशेषता पाई जाती है। काला रंग ऊपर से पड़ने वाली ऊष्मा को सर्वाधिक अवशोषित, अभी हमने आपको बताया कि काला रंग जो है ऊष्मा को सर्वाधिक अवशोषित करता है, जबकि सफेद रंग में ऊष्मा को परावर्तित करने की सर्वाधिक क्षमता पाई जाती है। ठीक है ना। तो गर्मियों में सफेद कपड़े पहनने से आराम मिलता है क्योंकि ऊष्मा परावर्तित होने से हमें गर्मी कम लगती है। ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप इन प्रश्नों की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप इन प्रश्नों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने हमारे इसके पहले की कोई वीडियो नहीं देखी है तो आप उसकी प्लेलिस्ट में जाके, हम जीके का भी सुपर फास्ट रिवीजन कराते हैं, साथ ही हिंदी का भी सुपर फास्ट रिवीजन कराते हैं जो यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है।
आप उन वीडियो को जाके देख सकते हैं। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ये वीडियो लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।